नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस लॉन्च की। केंद्र सरकार ने दावा किया कि आधार विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत के कुल गांवों में से 75% गांव ओडीएफ प्लस हैं। आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के 2 साल पूरे हुए। केरल की कोल आर्द्रभूमि को आक्रामक विदेशी पादपों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हितधारकों से वाहन स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने का आग्रह किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस लॉन्च की है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण है। ये हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करके बिजली, ऊष्मा और जल उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन पर चलने वाली फ्यूल सेल तकनीक ई मोबिलिटी विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल कैसे काम करता है, इसको हम आपको बताते हैं। फ्यूल सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। यहाँ पर अभिक्रियाएं होती हैं। फ्यूल सेल में एक विद्युत अपघटय यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट भी होता है, जो अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है। हाइड्रोजन सेल में प्रवेश करने के बाद एनोड पर पहुंचकर आवेशित प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में विभाजित हो जाता है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स को एक परिपथ की ओर भेजा जाता है, जिससे विद्युत पैदा होती है। ये विद्युत मोटर को ऊर्जा प्रदान करके वाहनों को आगे बढ़ाती है। कैथोड पर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स और धन आवेशित प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल और ऊष्मा का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लाभ ये हैं कि इससे हाइड्रोजन की उच्च दक्षता और उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण परिचालन लागत कम आती है। वाहन में ईंधन भरने में कम समय लगता है और वाहन का माइलेज मौसम की स्थिति से प्रभावित नहीं होता है। परिवहन के विकार्बनीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले धूम कोहरे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। ये ज्यादा ज्वलनशील है, इसके लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी रहती हैं। इस ईंधन के उत्पादन की लागत काफी ज्यादा है और प्रणाली का आकार, हवा, ऊष्मा तथा जल का प्रबंधन जैसी तकनीकी चुनौतियां भी मौजूद हैं। अगली खबर आधार से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने ये दावा किया है कि आधार विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। एक निवेशक सेवा एजेंसी के दावों का खंडन करते हुए केंद्र सरकार ने ये दावा किया है कि आधार एक फुल प्रूफ डिजिटल आईडी है। फुल प्रूफ यानी जिसकी धोखाधड़ी नहीं की जा सकती। आधार 12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। इसके तहत एकत्रित डेटा UIDAI के सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में सुरक्षित रहता है। आधार की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि बायोमेट्रिक का दोहराव नहीं होता है और इसी वजह से एक ही जानकारी पर कई आधार कार्ड जारी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यादृच्छिक संख्या होती है। इसके तहत जारी की जाने वाली संख्या यादृच्छिक होती है, यानी कि रैंडम होती है। साथ ही ये जाति, धर्म, आय जैसे किसी भी विवरण से रहित होती है। ये खुली और विस्तार योग्य प्रणाली पर आधारित है। वर्तमान प्रमाणीकरण प्रणाली एक दिन में 100 मिलियन प्रमाणीकरण निष्पादित करने में सक्षम है। आधार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि UIDAI ने आधार को सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा तंत्र की शुरुआत की है। संसद ने मजबूत प्रावधानों के माध्यम से आधार प्रणाली को शासित करने वाले कानून में निजता संबंधी सख्त सुरक्षा उपाय किए हैं। इसके अलावा आधार अधिनियम 2016 की धारा 32(3) UIDAI को किसी भी प्रमाणीकरण के उद्देश्य के संबंध में किसी भी जानकारी को नियंत्रित करने, एकत्र करने या सुरक्षित करने से रोकती है। आधार प्रमाणीकरण प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता संबंधी मानकों द्वारा प्रमाणित है। साथ ही इसे सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 27001, 2013 और निजता सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 27701, 2019 प्रमाणन भी प्राप्त है। आधार के कई मुख्य उपयोग हैं, जैसे कि आधार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में उपयोगी है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, PM किसान सम्मान निधि, कोविन, चेहरा प्रमाणीकरण।
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत के कुल गांवों में से 75% गांव ODF प्लस हैं। मंत्रालय के मुताबिक भारत के 4,43,000 से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त प्लस घोषित कर दिया है। ये 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन तथा दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा। 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों ने 100% ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 1 को 2014 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना था। इसे जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया था। इसके तहत भारत के सभी गांवों ने 2019 तक स्वयं को ODF घोषित कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जा रहा है। चरण 2 मुख्य रूप से ODF के दर्जे को बनाए रखने और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। इसके आधार पर गाँव को ODF प्लस का दर्जा दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शामिल कई घटक हैं, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मल गाद प्रबंधन, गोबरधन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, मवेशी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन, सूचना, शिक्षा और संचार या व्यवहार परिवर्तन संचार तथा क्षमता निर्माण। खुले में शौच मुक्त के मानदंड कई हैं। स्वच्छ भारत मिशन ODF के लिए यदि एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है तो ये दर्जा दिया जाता है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस के लिए ODF दर्जे को यथावत बनाए रखने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यशील और सुव्यवस्थित हों। वहीं SBM ODF प्लस प्लस का दर्जा ODF प्लस दर्जे को यथावत बनाए रखना तथा शौचालयों की गाद और सेप्टेज का प्रबंधन करना है। आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के 2 साल पूरे हुए। आयुष्मान भारत का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के बहुक्षेत्रीय और बहुखंड आधारित दृष्टिकोण की जगह जरूरत आधारित व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवा की ओर बढ़ना है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर लॉन्च किया गया था। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय कर दिया गया है। आयुष्मान भारत मिशन के 2 घटक हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ। आयुष्मान भारत PMJ सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना की हम विशेषताओं की बात करें तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना के तहत निधि का आवंटन कुछ इस तरह से किया जाता है कि राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 60 और 40 के अनुपात में होता है। पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों या संघ शासित प्रदेश 3 हिमालयी राज्यों में शामिल हैं, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ के लिए 90 और 10 के अनुपात में होता है। इसके अलावा बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र 100% निधि प्रदान करता है। आयुष्मान भारत PMJ योजना का उद्देश्य हाशिए पर रह रहे परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाता है। ये बीमा अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है। योजना के लाभ के लिए परिवार का आकार, आयु या जेंडर जैसी कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं। योजना के लिए पात्रता है कि योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के वंचन और पेशा संबंधी मानदंडों को अपनाया गया है। जिन परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया था लेकिन SEC 2011 में शामिल नहीं किया गया था, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। PMJ की मुख्य उपलब्धियां ये रही हैं। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 30 लाख परिवारों को कवर किया गया है। योजना का लाभ उठाने वालों में 48% महिलाएं हैं। योजना के तहत 27,000 से ज्यादा अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार प्रणाली का विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कोर डिजिटल स्वास्थ्य डेटा तथा अवसंरचना का प्रबंधन करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक प्रणाली विकसित करना या फिर बनाना।
और अब बात करते हैं जैव विविधता की। केरल की कोल आर्द्रभूमि को आक्रामक विदेशी पादपों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कबोम्बा फुरकुटा यानी कि पिंक ब्लूम में बड़ी संख्या में फूल खिलते हैं। इसी वजह से ये कोल आर्द्रभूमि के लिए एक नए खतरे के रूप में उभरा है। ये क्षेत्र पहले ही जलकुंभी और साल्विनिया मोलेस्टा नामक अन्य आक्रामक प्रजातियों का खतरा झेल रहा है। कबोम्बा फुरकुटा के कारण ही कोल आर्द्रभूमि गुलाबी रंग की दिखाई देती है। कबोम्बा फुरकुटा मध्य और दक्षिण अमेरिका की देशज प्रजाति है। ये जलमग्न रहने वाला एक 12 मासी जलीय पादप है। ये स्थिर और मंद गति से बहने वाले मीठे जल में उगता है। इसके विकास के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये जल निकायों और जल निकासी वाले नालों में बहुत जल्दी फैल जाता है और एक तरह से अवरोध बना लेता है। इसके कारण देशी जलीय पादपों की विविधता में गिरावट आती है। साथ ही ये मीठे जल में मछलियों के उत्पादन को प्रभावित करता है और इस वजह से मछुआरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि की अगर हम बात करें तो ये केरल में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे 10 नदियों से जल प्राप्त होता है। वेम्बनाड में पंबा और अचन कोविल नदियों के बीच कुट्टनाड स्थित है। ये मछली की विदेशी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही ये अपने धान के खेतों के लिए भी प्रसिद्ध है जो समुद्र तल से भी नीचे हैं। यह आर्द्रभूमि मध्य एशियाई फ्लाईवे के मार्ग में पड़ती है। ये स्पॉट बिल्ड पैलिकन और अन्य पक्षियों को आश्रय उपलब्ध कराती है। रामसर अभिसमय यूनेस्को के तहत एक अंतर सरकारी संधि है। इसे 1971 में अपनाया गया था और ये अभिसमय आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। अगला टॉपिक है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हितधारकों से वाहन स्क्रैपिंग नीति का समर्थन करने का आग्रह किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस नीति का उद्देश्य पुराने, असुरक्षित और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके स्थान पर नए, सुरक्षित और ईंधन कुशल वाहनों को लाने के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य वाहनों की उपयोग अवधि पर ध्यान दिए बिना उनकी फिटनेस के आधार पर लगभग 1 करोड़ अनफिट वाहनों को स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करना है। इस नीति के मुख्य प्रावधानों में ये कहा गया है कि वाहनों का पंजीकरण रद्द करना चाहिए और ये 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप करेगा। इस अवधि के बाद उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वो स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को रोड टैक्स में निजी वाहनों पर 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों पर 15% तक की छूट प्रदान करें। इस तरीके से इस नीति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन की खरीद के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जा सकता है। पुराना वाहन स्क्रैप करवाने पर नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत पर 4 से 6% का डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है। हितधारक समर्थन को 3 स्तंभों द्वारा संचालित किया जा सकता है, जैसे कि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग के लिए स्वचालित टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करना, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं देने के लिए वाहनों की सुरक्षित स्क्रैपिंग और इसके सही मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना और नागरिकों के बीच जागरूकता का प्रसार करना। इसका लाभ ये होगा कि इससे वाहनों की बिक्री में लगभग 8% की वृद्धि हो सकती है और देश की जीडीपी में 0.5% का योगदान मिल सकता है। साथ ही स्क्रैप से धातुओं की बेहतर पुनर्प्राप्ति होती है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों के अनुपालन में सुधार होता है। हालांकि इस नीति के कार्यान्वयन में काफी चुनौतियां हैं। दरअसल वाहन मालिक चैनलों की ट्रेसेबिलिटी की सीमित क्षमता है, मूल्य निर्धारण में अत्यधिक भिन्नता है और नियमों के अनुपालन की सीमित जांच होती है। मतलब लूप होल्स तो हर जगह होते हैं, तो कहीं न कहीं हर नीति के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। वैसे ही इस नीति के भी ये ड्रॉबैक्स हैं या फिर कह दें कि ये चुनौतियां हैं, जिनको अगर ओवरकम कर लिया जाए तो ये नीति काफी बेहतर है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले पर 3 सदस्यीय महिला समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य मणिपुर में राहत और पुनर्वास, घरों और धार्मिक उपासना स्थलों का जीर्णोद्धार, बेहतर राहत कार्य आदि की देखरेख, हस्तक्षेप और निगरानी करना था। अगला टॉपिक है सरफेसी अधिनियम 2002। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कर्जदारों की जब्त की गई परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करना अनिवार्य किया हुआ है। सरफेसी अधिनियम 2002 को वित्तीय संस्थानों को कर्जदारों के ऋण डिफॉल्ट से बचाने के लिए लागू किया गया है। यह कानून सिक्योर्ड कर्जदाताओं को 60 दिनों के डिफॉल्ट नोटिस के बाद ऋण के बदले जमानत जब्त करने की
अनुमति देता है। एक सिक्योर्ड कर्जदाता कोई भी ऋणदाता होता है जो ऐसे क्रेडिट उत्पाद को जारी करने से जुड़ा होता है जो जमानत द्वारा सुरक्षित रहता है, जैसे कि सिक्योर्ड लोन। एक बार जब बैंक जमानत के रूप में रखी गई परिसंपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी नोटिस प्रकाशित कर देता है तो डिफॉल्ट कर्जदार का परिसंपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक है गोबर धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में संपीड़ित बायोगैस और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को व्यवस्थित करना है। इस पोर्टल पर पंजीकृत सीबीजी या बायोगैस संयंत्र रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की बाजार विकास सहायता योजना के तहत 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। गोबर-धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोबर-धन योजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर, कृषि अपशिष्टों और अन्य जैविक अपशिष्टों को बायोगैस, सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस एवं जैव उर्वरकों में बदल के धन कमाना और ऊर्जा उत्पन्न करना है। अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम के पहले कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य एकीकृत और सतत शहरी विकास के विविध पहलुओं पर क्षेत्रीय शहरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका क्षमता निर्माण करना है। ये शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र और व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों एवं व्यवसायियों को एक साथ लाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के नेतृत्व में वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ये विश्व संसाधन संस्थान C40 सिटीज आदि की साझेदारी में कार्यान्वित होगा। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय कांटेदार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये दिल्ली रिज के दक्षिण पूर्वी भाग में 32.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सांभर, चित्तीदार हिरण, हॉग डियर, नीलगाय, काला हिरण, भारतीय सुअर, तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घे और रीसस मैकॉक इत्यादि पाए जाते हैं। ये अभयारण्य सरिस्का दिल्ली वन्यजीव अभयारण्य का भी भाग है। नीली झील नामक मानव निर्मित झील इसी अभयारण्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन भारत में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने भारतीय कॉफी बोर्ड के सहयोग से इसका आयोजन किया है। भारतीय कॉफी बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है। ऐसा पहली बार है जब एशियाई कॉफी उत्पादक देश में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1963 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1962 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समझौते की मंजूरी के बाद की गई थी। आईसीओ वैश्विक कॉफी उत्पादन में 93% और वैश्विक उपभोग में 63% हिस्सेदारी रखने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के उद्देश्य हैं वैश्विक कॉफी क्षेत्र को मजबूत करना, वैश्विक कॉफी मूल्य श्रृंखला में सभी अभिकर्ताओं के लाभ के लिए बाजार आधारित परिवेश में सतत विस्तार को बढ़ावा देना। ये कॉफी क्षेत्र के लिए एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है। ये कॉफी निर्यात और आयात करने वाली सरकारों को एक साथ लाता है। इसमें 43 निर्यातक सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और 6 आयातक सदस्य हैं। रिंग ऑफ फायर। अक्टूबर माह में आने वाले सूर्य ग्रहण पर रिंग ऑफ फायर की परिघटना घटित होगी। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को बाधित तो करता है, लेकिन सूर्य के डिस्क को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को ढक लेता है, जिससे सूर्य के बाहरी किनारे अंगूठी जैसे या वलयाकार दिखाई देते हैं। इसे ही कभी कभी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश बाधित हो जाता है। अगला टॉपिक है CE-20 E-13 इंजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में CE-20 E-13 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। CE-20 क्रायोजेनिक अपर स्टेज का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये LVM-3 यानी भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। LVM-3 एक 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। इन चरणों में 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स, एक तरल कोर चरण और एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक ऊपरी चरण शामिल है। इसे केरल के वालियामाला में स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र ने विकसित किया है। ये गगनयान मिशन के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गगनयान मिशन में मानव के रहने योग्य वातावरण वाला एक स्पेस कैप्सूल प्रक्षेपित किया जाएगा। ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर तक की कक्षा में ले जाने में सक्षम है।
महिला ओधुवर। तमिलनाडु ने मंदिरों में महिला ओधुवरों की नियुक्ति की है। ओधुवर शैव मंदिरों में तिरुमरई ग्रंथ से भगवान शिव के स्तुति गान में सेवारत रहती हैं। तिरुमुरई तमिलनाडु में नयनार संतों द्वारा 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भगवान शिव की स्तुति में गाए गए गीतों का 12 खंडों का संग्रह है। प्रथम 7 खंडों को तेवरम कहा जाता है। ये 3 प्रसिद्ध नयनार संतों सुंदरार, संबंदर और अप्पार द्वारा रचित हैं। मणिकाव सागर ने 8वें खंड को पूरा किया था। प्रथम 9 खंडों को तोति तिरम यानी शिव की स्तुति में कहा जाता है। 10वें खंड में तिरुमूलर की रचनाएं शामिल हैं। 11वें खंड में एक महिला कवियत्री कराईकल अम्मेयार और नाम्बी अंडार की लघु कृतियां शामिल हैं और 12वें खंड को पेरियार पुराणम कहा जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। वे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और राष्ट्रवादी मूल्यों पर आधारित स्वदेशी आर्थिक नीतियों को अपनाने पर बल देने वाले विचारक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन था एकात्म मानववाद का। ये दर्शन अद्वैत वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन से प्रेरित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का योगदान कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1940 के दशक में मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश भी शुरू किया था। उनकी पुस्तकें हैं सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों और राष्ट्र चिंतन इत्यादि। पंडित जी के नैतिक मूल्य सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, परिश्रम और राष्ट्रवादिता थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।